हम ही लटक जाएंगे, कुछ करेंगे कुछ न कुछ करेंगे, खड़ा तो खड़ा नहीं। तो बात ये चल रही थी भाई, चलिए चैप्टर ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंप्लीट हो गया था। थोड़े बहुत छोटे छोटे पार्ट बच्चों डिस्कस करूंगा, आज बिल्कुल इसको जड़ से समाप्त कर दूंगा चैप्टर को। एक तो जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास वाला भी कॉन्सेप्ट लास्ट में कराया था, एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा बेटे बताओ, एवरेज हमने कहा था कि किसी सैंपल में दो आइसोटोप हो तो उसका उस एलिमेंट का भी एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो। एक फार्मूला आपके सामने रखा था कि एवरेज एटॉमिक मास बराबर बताया था, क्या बताया था, लोअर एटॉमिक मास, क्या लोअर एटॉमिक मास, और क्या बताया था, प्लस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास, और क्या बताया था, यहाँ क्या लिखा था, मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाई क्या था, 100। ये याद रखिएगा, ये बात हमने डिस्कशन किया था। और इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकालने। कभी सवाल देखिए, एवरेज एटॉमिक मास का तो फार्मूला बताया था दूसरा कि कोई ऐसा एलिमेंट जो आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे एलिमेंट का भी एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आप सीधा सीधा एक बेसिक फार्मूला लगाते थे। एवरेज एटॉमिक मास बराबर मैंने लिखा था क्या, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू its परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू its परसेंटेज प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू its परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट। और टोटल परसेंट कितना था, 100। एनसीईआरटी में 2-3 सवाल देख लीजिएगा, लग जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि एवरेज एटॉमिक मास दे और कहे उसमें हाइयर आइसोटोप्स का परसेंटेज बताइए, या कहेगा कि उसमें उस एलिमेंट का परसेंट बताइए जिसका मास क्या है, कम। तो आप देख लेना, ये वाला फार्मूला फिर लगाना, देख लेना। उसके बाद हमने बात ये किया था, एवरेज एटॉमिक मास के बाद हमने डिस्कशन किया था कि किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना। क्या निकालना, मास। हमने बताया था भाई एलिमेंट बहुत सारे मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, और किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है तो एक फार्मूला लिखा था क्या, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर क्या था, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी एक बात हो गई थी। आइए हम छोटी सी बात करेंगे आज एम्पिरिकल फार्मूला। एक छोटा सा पार्ट बता दूंगा तो लगभग बात फिनिश हो जाएगी। लिखना नहीं है, समझना है केवल। एम्पिरिकल फार्मूला, इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कहना कि भाई कोई कंपाउंड जो बनता है डिफरेंट एलिमेंट से, तो उन कंपाउंड में एलिमेंट के मोल के सिंपलेस्ट रेशियो से जो फार्मूला बनता है, यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट के मोल के सिंपलेस्ट रेशियो से, किसके मोल के सिंपलेस्ट रेशियो से जो फार्मूला बनता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो जैसे हमने कहा कि भाई ये है, जैसे माना कि आपने कहा ये C6H12O6 है, ये ग्लूकोज, एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल क्या है, कार्बन, 12 मोल हाइड्रोजन, 6 मोल ऑक्सीजन। अच्छा, इन सभी एलिमेंट के मोल पता है, इनके मोल का क्या निकले, सिंपल रेशियो, 6 मोल कार्बन, 12 मोल हाइड्रोजन, 6 मोल ऑक्सीजन, इनका सिंपल रेशियो निकालने तो क्या है, 1:1। इसका फार्मूला बन जाएगा CH2O। ये CH2O क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। बाद में देख लेना, करने वाले ना पढ़ते हैं, देखो पहले समझो, घर में पढ़ने वाली बात। ये है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इधर हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, इसमें 7-8 सवाल लगवा देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। एक जनरल सा पहले उदाहरण हम दे रहे हैं, समझ। जैसे कहना कि मान लो कोई कंपाउंड है बेटा, मान लो कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से बना। मान लिया इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन भी हो सकता है,
सल्फर भी हो सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझना। तो कह रहे हैं कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इन सभी का मास परसेंटेज दिया है। क्या दिया? मास परसेंटेज। और इस कंपाउंड में 60% बाई मास कार्बन, 5% बाई मास हाइड्रोजन का है और रेस्ट परसेंट किसका है? ऑक्सीजन। बताइए, 60%, एक 5%, एक 35। क्यों? क्योंकि तीनों एलिमेंट का मिला के कितना परसेंट? 100। अगर फिर से सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसमें कार्बन 60% है, हाइड्रोजन 5% है, रेस्ट बचा हुआ परसेंट किसका है? ऑक्सीजन। इसका मतलब उसका परसेंट कितना होगा? 30। और ये परसेंट बाई मास दिया। क्या दिया? परसेंट बाई मास। परसेंट बाई मास का मतलब आप समझ रहे हैं, परसेंट बाई मास दिया, परसेंटेज बाई मास दे रहा है। इसका मतलब समझे बेटा कि 100 ग्राम यदि कंपाउंड दिया गया, कितना? 100 ग्राम, तो उसमें 60 ग्राम क्या है? कार्बन। 100 ग्राम कंपाउंड में 5 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन। और 100 ग्राम कंपाउंड में 35 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। इतना देके कहेगा इस कंपाउंड का फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताइए क्या। और एक बात और पढ़ाएगा, कहेगा यदि इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यदि कंपाउंड का मोलर मास मान लो 84 दे तो कहेगा कि कैलकुलेट करिए या फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। इस कंपाउंड का पहले तो कहा एम्पिरिकल फार्मूला निकाल, और एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाल लिया तो उसने एक शर्त लगा दिया कि यदि इस कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कहेगा कि उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझिए। तो कहना उस कंपाउंड में पहले जितने एलिमेंट हैं उसका नाम लिखिए। बताओ उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट थे? भाई कार्बन था और हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन। उन एलिमेंट के मास परसेंटेज क्या थे वो लिखिए। 60% कार्बन, 5% हाइड्रोजन और 35%। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक कॉलम बनाइए, यहाँ पर लिखिएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इन सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखिए। एटॉमिक मास का एक कॉलम बनाइए। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2। अच्छा, जब प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक मास आपने लिख लिया तो एक कॉलम और आपका बनेगा यहाँ पर मोल निकालना। क्या? मोल। इन सभी एलिमेंट का मोल पता करिए। क्या पता करिए? मोल। और उस मोल का सिंपल रेशियो निकालिए। क्या निकालिए? सिंपल। और उस सिंपल रेशियो से जो फार्मूला तैयार होगा वही होगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो बात है कि चलिए पहले हम इसका मोल निकालेंगे, इन सारे एलिमेंट का मोल पता करें। मोल कैसे आएगा बेटा? देखो, मास परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ये कर देना। मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट करेंगे तो मोल आ जाएगा। आइए चलिए निकालें। एक कार्बन का मास परसेंट क्या है? 60, एटॉमिक मास 12, ये आएगा कितना? 5। हाइड्रोजन का मास कितना? 5, एटॉमिक मास 1, मोल आया 5। ऑक्सीजन का मास परसेंट 35, एटॉमिक मास 16, ये लगभग 2.5। लगभग लिख दिया, ये लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, यहाँ पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, एक बात और करूंगा बेटा, देख, अब जब उस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट थे, सभी का मोल आ गया। क्या आ गया? मोल। अब हमारा एक कॉलम होगा यहाँ पे आगे, पहले उन एलिमेंट का सिंपल रेशियो निकालिए। कौन सा? सिंपल रेशियो। अब एक खास बात और है, सिंपल रेशियो होल नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। कल मान लो फ्रैक्शन में आ ही गया तो क्या करें? राउंड अप कर लेना। क्या करना? राउंड अप। चलिए, तो जरा बताओ बेटा, उस कंपाउंड में कार्बन का मोल पता चल गया 5, हाइड्रोजन का मोल 5 और ऑक्सीजन का 2.5। तो जरा इनका तीनों के मोल का जरा रेशियो निकालो। क्या है? 2:1। क्यों? पहले का सबसे कम मोल किसका? इसका। तो 2.5 का डिवाइड यहाँ भी कर दो, 2.5 डिवाइडेड बाई यहाँ करो 2.5। चलो 2.5 यहाँ डिवाइड करो, 2.5 यहाँ डिवाइड करो, 2.5 यहाँ डिवाइड करो, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1।
बताओ उस कंपाउंड में 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और तीनों के मोल का सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, और इस सिंपलेस्ट रेशियो से भी हम फार्मूला तैयार करें तो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा यदि निकालना है तो सीधा सीधा कर देना C2H2O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। हाँ, कभी कभी ऐसा है, जैसे कभी मान लिया आपने कुछ ऐसा निकाला, सिंपल रेशियो निकाला, मान लो 1.1 आ जाए, मान लो आप ये 2.1 आ जाए, इसको क्या मानोगे 2। हाँ, कभी यहाँ आ जाए 1.5 आ जाए, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1.5 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, इसको राउंड अप करना, क्या राउंड अप। तो राउंड अप कैसे करेंगे, 1.5 वैसा क्या करें तो राउंड अप हो जाए, तो इसमें 2 से क्या करना मल्टीप्लाई, तो 1.5 का डबल करो तो क्या होगा 3, इसको डबल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना। यदि एक किसी को राउंड अप करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इसका मतलब फिर सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना, सभी में क्या करना 2 से। अच्छा, इस वाले को 2.1 को क्या मान लेना बेटा 2। अब चलो सभी को राउंड अप कर लेना, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो अब सिंपल रेशियो जो आएगा होल नंबर में आ जाएगा क्या 4:4:3। यहाँ से कर मैं ये तब बता रहा हूँ यदि फ्रैक्शन में आ जाए, सिंपल रेशियो जो फ्रैक्शन में आ जाए तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं कर तो इसे एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। आगे एक छोटी सी बात करूंगा, सवाल में क्या अच्छा यदि कंपाउंड का मोलर मास दिया हो, क्या दिया हो मोलर मास, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, कौन सा मॉलिक्यूलर। अच्छा, आप पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला का होल क्या है, ये फार्मूला याद रखिए कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का होल n। अब पता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यार n क्या है जरा बता दो। n क्या है तो कहना ये रेशियो होता है, n क्या होता है रेशियो, किसका रेशियो कहना ये है मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। कितना बेटा यदि कर देंगे तो यहाँ से n आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अच्छा, तो इस कंपाउंड का ये जो कंपाउंड था इसका मोलर मास दिया कितना 84। अच्छा, 84 मोलर मास दिया था, चलो यहाँ रख दिए। इस कंपाउंड का मोलर मास 84 था, ये रख। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा देखना, ये तो एम्पिरिकल फार्मूला तो आ चुका है। एम्पिरिकल फार्मूला का क्या निकालो मास, बताओ इसमें 2 मोल क्या है कार्बन, मास कितना 24, 2 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 2 और ऑक्सीजन का 16, सब जोड़ेंगे क्या है 40। इसका मतलब इस एम्पिरिकल फार्मूला का, एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाला गया, वहीं यहाँ रखना एम्पिरिकल फार्मूला मास 42 आया बेटा, सॉल्व करोगे फिर 2 आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 2। अच्छा, अब करें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताना था, कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है C2H2O होल n करना, n आपने साइड में निकाल दिया, यहाँ 2 करना, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस कंपाउंड का कौन सा फार्मूला है ये आ जाएगा C4H4O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। हाँ, कभी कभी एक बात और बनाएगा, ध्यान से सुनना, एक बात और बताओ, ये तो चलो समझ में आ गया, फिर से एक बार बता रहा हूँ। कोई कंपाउंड है, डिफरेंट एलिमेंट हैं, सभी का मास परसेंटेज दिया था, कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था। कुछ नहीं किया, मैंने साधारण सा चार्ट बनाया, एलिमेंट कौन कौन थे उनका नाम लिखा, उनके मास परसेंटेज क्या थे लिख दिए, प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख दिया, फिर प्रत्येक एलिमेंट का मास परसेंट अपॉन एटॉमिक मास करके सभी का मोल निकाल लिया, और फिर जब सबका मोल आ गया तो उनका सिंपल रेशियो निकाल लिया, और सिंपल रेशियो से जो फार्मूला बना वही कंपाउंड का कौन सा फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला है, वो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, जब एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो मैंने कहा कि एक काम और करिए, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, क्या मॉलिक्यूलर। तो मैंने आगे बढ़ के बताया भाई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला का होल n। अब सबसे बड़ी बात है कि n क्या होगा, n इज द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड टू द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास कंपाउंड का फार्मूला क्वेश्चन में दिया था, यहाँ रख देना बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला निकाल चुके हैं, इस एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाल के यहाँ रख देना, फिर यहाँ से n आ जाएगा, और n यहाँ आप यूज कर लेना, एम्पिरिकल फार्मूला जो आया था यहाँ रख के n की वैल्यू यहाँ रख के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ये हाँ, कभी कभी सवाल फंसाएगा आपको, देखिए क्या
ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो कंपाउंड का मोलर मास नहीं दिया हो, ध्यान से सुन, यहाँ पर ये जो कंपाउंड का मोलर मास दिया था ये ना दे करके यहाँ पर कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला, सॉरी वेपर डेंसिटी, क्या दे कहेगा वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड दिया है, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड मान लो यहाँ पर दे कुछ दे, मान लो 10 दे दिया सब कुछ, तो कहना है वेपर डेंसिटी कंपाउंड का देगा, तो हम क्या करें फिर मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। यस, आपको एक फार्मूला बताया, मोलर मास बराबर होता है 2 into वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी कंपाउंड का दे रखा होगा जो भी दिया होगा XYZ, और उसमें 2 से क्या करना मल्टीप्लाई, तो कंपाउंड का क्या आ जाएगा मोलर मास, और मोलर मास आ जाएगा तो फिर आप n निकाल पाएंगे यहाँ से कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड करना n आ जाएगा, क्या आ जाएगा n। एक और स्थिति बनेगी जो एनसीईआरटी में है वो बता, कभी कभी क्या करेगा कि उस कंपाउंड का मोलर मास भी नहीं दिया होगा और वेपर डेंसिटी भी नहीं दिया होगा, और हमसे कहेगा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, कौन सा फार्मूला मॉलिक्यूलर। ऐसी सिचुएशन फिर आप n नहीं निकाल पाएंगे, n नहीं निकाल, अरे बोलो निकाल पाओगे क्या, नहीं। n निकालने का तरीका तो यही है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। क्वेश्चन में कंपाउंड का मोलर मास नहीं दिया, अच्छा मान लो वेपर डेंसिटी देता तो मोलर मास हम निकाल लेते, वो भी नहीं दिया, अगर कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए फिर क्या चाहिए n, फिर ऐसी सिचुएशन में कहना हम n नहीं निकाल पाएंगे, हम ऐसी स्थिति में मान लेंगे n की वैल्यू क्या होगी, यदि मोलर मास न दिया हो, वेपर डेंसिटी भी न दिया हो, n निकालने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप सीधा सीधा कंसीडर कर लेना कि हियर n = 1, और n 1 हो जाएगा बेटा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो एम्पिरिकल, या कहना जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वही कंपाउंड का क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा कभी क्वेश्चन दे देगा ऐसे ऐसे करके देगा, कहेगा हमें बताओ फार्मूला कंपाउंड बताओ, क्या फार्मूला, कुछ न कहे नाम अपना ले, कहे कंपाउंड का फार्मूला बताए, माने क्या पूछ रहा है, जैसे हम कभी आपसे पूछते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला बताओ, आप क्या बता रहे हैं C6H12O6, ये कौन सा फार्मूला है, ये अंडरस्टूड बात कि कभी किसी क्वेश्चन में कंपाउंड का कहे फार्मूला बताओ, नाम ना लिखा हो, मेंशन ना किया, तो आप समझ जाना कि वहां पर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा रहा है, कौन सा मॉलिक्यूलर। ये है भैया वेपर डेंसिटी का केस है, हम आपको सॉरी कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का केस है, देख लेना क्वेश्चन लग जाएगा, दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज, वो हम लगवा देंगे, लगभग पसंद सब लगवा, अगर आयरन का ऑक्साइड है उसमें आयरन इतना परसेंट है, डाई ऑक्सीजन इतना परसेंट है, तो बताओ कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला लग जाए, आयरन का मास परसेंट दिया है, ऑक्सीजन का भी दिया, तो दोनों का मास परसेंट लिखना, एटॉमिक वेट लिखना, मोल निकालना, सिंपल रेशियो निकालना, उसे फार्मूला जो बनेगा वही एम्पिरिकल क्या होगा फार्मूला। और सेम जो है वही सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, सारा डेटा वही दिया है, और कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्या मॉलिक्यूलर, तो कहना जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वही क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों, क्योंकि वहां पे कंपाउंड का मोलर मास या कंपाउंड का वेपर डेंसिटी नहीं दिया, फिर सिचुएशन में हम n नहीं निकाल पाएंगे, और यदि n नहीं निकाल पाएंगे तो क्या करें, n की वैल्यू क्या माना, ठीक है। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे, देख लीजिएगा एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड तो हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ से बात आपको समझ में। तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन का, 1 मिनट रुकिए भाई, टाइम दीजिए जरा से देख लें क्वेश्चन वो कहाँ है, अभी सारे स्लाइड में क्वेश्चन होंगे एम्पिरिकल फार्मूला के, ठीक है। एक तो देखो यही सवाल ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को लगाना तो क्या करेंगे, आप कुछ मत करिए, तो देखिए कहा 2 एलिमेंट हैं x और y, तो कहना चलो यार एलिमेंट का नाम पहले लिखो, एलिमेंट का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये दिवाली के बाद थोड़ा सा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी 4 क्लास लगा दे तो सही है। दिवाली के बाद जैसे ही काफी लोग आ भी रहे हैं, बार बार फोन आ रहा है, कम से कम 40-50 फोन तो रोज ही आता है, सर मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा जो मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ये लोग भी सब लोग आ जाएंगे, अपने जो भी भाई बंधु छूटे हैं लगभग सब लोग
के बाद आ ही जाएंगे। तो हमें एक विश्वास है कि थोड़ा सा हम लोगों को आप लोग साथ देंगे हम लोगों का। तो 4 क्लास का, और 4 क्लास में क्या करेंगे, एक दिन जैसे केमिस्ट्री की 2 क्लास करेंगे, बायो की 2 होगी, तो थोड़ा सा नहीं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो चलेगा, लेकिन मान लो एक दिन किसी एक सब्जेक्ट की 2 क्लास होगी तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। थोड़ा सा 4 महीने पढ़ लीजिए, लास्ट में जो है आपका कम टाइम कर दिया जाएगा, जिससे लास्ट में आपको रिवीजन का मौका देगा। तो ठीक है, तो 4 क्लास का कॉन्सेप्ट के लिए तैयार है भाई? ठीक है, तो फिर आगे हम लोग जल्दी से जल्दी इसका प्लान कर रहे हैं। टाइमिंग साफ से कर दिया जाए, वो जो आपको बात नहीं कुछ नहीं कटेगा, तीन क्लास नहीं पढ़ो एलिमेंट उनका। अरे भाई बात हमारी सुनी नहीं है। एटॉमिक वेट, मोल, सिंपल रेट। अरे भाई बात हमारा ये कहना था कि थोड़ा सा इधर 4 महीना मेहनत कर लिया जाए तो अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा हम लोग। देखिए एलिमेंट 2 एक्स और वाई एक साथ आके 4 क्लास पढ़ लेना ज्यादा ठीक है, बजाय 2 बार बुला। 2 बार बुलाने में फिर नुकसान हो, आओ फिर जाओ, फिर शाम को आओ फिर जाओ, दिक्कत उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे और पता लगा सुबह आए पढ़े, शाम को यार फालतू पहुंच जाए, नींद आ गई, सो गए। यहाँ लगातार 4 क्लास पढ़ लेने में आसानी है, मोमेंटम बन जाएगा, एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए, तो किसी कंपाउंड में 2 एलिमेंट है एक्स और वाई। अच्छा करा, उस कंपाउंड में जो एक्स है उसका परसेंटेज दिया है कितना, 75.8। 75.8। अच्छा बताओ, जब एक्स का परसेंटेज पता तो बचा हुआ परसेंट किसका होगा, वाई का, वो कितना, 24.2। ये दिया नहीं था, लेकिन हम समझ गए दोनों का परसेंट मिला के 100% होना चाहिए। इसका परसेंट मालूम है तो इसका भी पता चल जाएगा। अच्छा एक्स और वाई का एटॉमिक वेट दिया, एक्स का एटॉमिक वेट 75 और वाई का कितना 60। हम लगभग निकालेंगे। तो जब इनका मास परसेंट दिया है और एटॉमिक वेट दिया तो मास परसेंट अपन एटॉमिक वेट करोगे क्या आएगा 2, और यहाँ मोल लगभग 1 आएगा और यहाँ मोल आएगा 1.5। एप्रॉक्स बात कर रहा हूँ, ये लगभग इतना मोल दोनों का आ गया। अब हमें क्या निकालना, सिंपल रेशियो। क्या निकालना, सिंपल रेशियो। तो चलो भाई सिंपल रेशियो लिखने में ठीक है, ठीक है, ये बोला। अच्छा बताओ सिंपल रेशियो निकालना तो क्या, नहीं सिंपल रेशियो ये बोला गया, इसका मतलब 1 और 1.5 आया है, लेकिन ये फ्रैक्शन में आया, किसमें, फ्रैक्शन, होल नंबर में बदलना पड़ेगा। क्या करें, 2 से यहीं करके चल जाए, यस यहाँ करेंगे, नहीं होल नंबर बनाने के लिए एक जगह किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो उस संख्या का मल्टीप्लाई फिर सब में करना पड़ेगा। यहाँ 2 करा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब एक्स और वाई का मोल का सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में आ गया। कंपाउंड का फार्मूला होगा H2Y3। दिस इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, के आंसर हो जाएगा H2Y3। देख लीजिएगा क्वेश्चन में। तो चलिए इस तरीके के सवाल आप लगा के चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे, सब बात में करवा दूंगा। अभी वो एम्पिरिकल फार्मूला का एक क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए खैर एक क्वेश्चन ने दिया था, लगा लिया, देख लेना। अब हम आपको कई सवाल करवाना चाह रहे हैं, देखना है कहाँ से बस करवा, ठीक है। बस 2 मिनट का टाइम लूंगा, जरा देख लेना। चलो देख लेते हैं। चलो यहाँ पे ढूंढने में टाइम लगा, अब हम आपको डायरेक्ट बुकलेट से ही करवा दें, बुकलेट से ही करा दें। हम कई सवाल अभी देखिए बुकलेट में ही करवा दें।
यहाँ पे टूटने में टाइम लग रहा है। जैसे एक सवाल देखिए, क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है कि सिंपलेस्ट फार्मूला कंपाउंड कंटेनिंग 50% एलिमेंट x, इसका एटॉमिक वेट दिया है कितना 10, 50% एलिमेंट y, जिसका एटॉमिक वेट दिया है 1। इसका अच्छा सुनो, एक सरल सा तरीका दो बता रहा हूँ, जरा समझ, दो बातें समझ लेना, क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। देखो जैसे मान लो दो एलिमेंट है, ध्यान से सुनो, दो एलिमेंट है, दोनों का वेट सेम है, दोनों का वेट क्या है सेम। मान लो करा कि एक कंपाउंड में 1 ग्राम x है और 1 ग्राम y, दोनों का वेट सेम, दोनों मिलके कंपाउंड बना, क्या बना कंपाउंड। अच्छा इनका मान लो एटॉमिक वेट दिया है 10, इसका एटॉमिक वेट x का 10 है, y का 30 है। मान लिया एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, x और y मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, उस कंपाउंड में x और y का वेट सेम यदि हो और उनका एटॉमिक वेट देखो ये दिया है, x का एटॉमिक वेट कितना है 10, y का 30। तो कहना इसी स्थिति ये दिया है कि दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाए, उन दोनों एलिमेंट का वेट सेम हो तो उनके एटॉमिक वेट का रेशियो निकालो। क्या निकालो? रेशियो। एटॉमिक वेट का जो रेशियो निकल के आएगा उसका क्या करना, रिवर्स। उस एटॉमिक वेट का जो रेशियो आएगा उसका रिवर्स कर देना, तो वो मोल रेशियो आएगा। क्या आएगा? मोल रेशियो। उस कंपाउंड में इन दोनों एलिमेंट के मोल का रेशियो आ जाएगा, और यदि मोल का रेशियो आ जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा X3Y। फिर से समझेंगे, आखिरी बार एक बार बताओ, नोट मत करना, लिखा है बुकलेट में। कहना x और y दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, यदि दोनों का वेट सेम हो या दोनों का अमाउंट क्या हो सेम, और उन फिर एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जो रेशियो होगा उस रेशियो का क्या करना, रिवर्स। एटॉमिक वेट का रेशियो निकाल लें, जो आए उसको रिवर्स कर दें। ये देखो एटॉमिक वेट का रेशियो 1:3 है, इसको रिवर्स करोगे क्या होगा 3:1। अरे 3:1 क्या होगा, कारण इन दोनों एलिमेंट के मोल का रेशियो होगा, किसका मोल का। और जो मोल का रेशियो आएगा उसी से फार्मूला बना देना, वही कंपाउंड का क्या होगा फार्मूला। सुन सुन सुन, यदि कभी ऐसा आ जाए कि मान लो ये ऐसा करा, इस कंपाउंड में 50% x है और 50% क्या है y, करे एक कंपाउंड x और y से मिलके बना, दोनों का परसेंटेज सेम, फिर क्या, फिर वही बात करना, यदि दोनों एलिमेंट के मास परसेंटेज सेम है तो उन एलिमेंट के मोल का रेशियो उनके एटॉमिक वेट के रेशियो का क्या होगा, रिवर्स। उन एलिमेंट के मोल का रेशियो, उन एलिमेंट के मोल का रेशियो उनके एटॉमिक वेट के रेशियो का बस ये कर देना, तो ये समझ में आ जाएगा। मोल का जो रेशियो आएगा वो एटॉमिक वेट के रेशियो का क्या होगा, रिवर्स। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, याद रखिएगा, बुकलेट में लिखा भी दिखा भी दूंगा, नोट नहीं करना। चलिए जरा सा समझिए सवाल। करा इसमें सिंपलेस्ट फार्मूला कंपाउंड का बताना है। करा 50% एलिमेंट x है और 50% एलिमेंट क्या है y है। चलो x और y दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना, इसमें x 50% है, y भी 50%। अच्छा आगे जरा सा बताओ, x का एटॉमिक वेट कितना है 10, x का एटॉमिक वेट 10 है, y का एटॉमिक वेट क्या है 20। ये एटॉमिक वेट है, ये दोनों एलिमेंट का एटॉमिक वेट है। तो हमसे कहा सिंपलेस्ट फार्मूला बनाओ। सिंपलेस्ट फार्मूला कैसे बनता है, उन एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो से, मोल के सिंपलेस्ट रेशियो से, किसके मोल, उससे जो फार्मूला बनता है वही मॉलिक्यूलर का कंपाउंड का क्या होगा फार्मूला। एटॉमिक वेट का जरा पहले रेशियो निकालो, क्या है 1:2, और इसका क्या करना, रिवर्स, ये आएगा 2:1, और जो आएगा यही कंपाउंड का फार्मूला बन जाएगा, क्या X2Y। कहना ये तो बड़ी साधारण भाषा में, लेकिन आप चाहो तो नियम लगा दो, नियम हमने बताया। पहले बताओ उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, बोलो भैया कौन कौन से एलिमेंट है। x का मास परसेंटेज कितना है 50, इसका कितना है 50। अच्छा x का एटॉमिक वेट क्या है, x का एटॉमिक वेट 10, एटॉमिक वेट लिखा, इससे भी लगा सकते, हमको सरल भाषा में बता, ये 10, इसका कितना 20। अच्छा इनका मोल निकाल जरा, मास परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट, मास परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट पर क्या इतना है 50/10,
ये कितना है 50/20। अच्छा ये दोनों का मोल आ गया, क्या आ गया मोल, और इन दोनों के मोल का सिंपल रेशियो निकालो। कौन सा सिंपल, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 50/10 है और क्या है 50/20, इनका सिंपल रेशियो निकालो। तो यहाँ एलसीएम कितना है 20, यहाँ कितना है 100, अरे बोलते क्या मैं 100, और यहाँ कितना है 50, नीचे डिनोमिनेटर क्या है सेम हटा दो, तो यहाँ पर आता 50, यहाँ 100। बताओ रेशियो क्या है 2:1, तो इसका मतलब रेशियो जब निकालोगे सिंपल के 2:1 का रेशियो आएगा, फार्मूला बनाए क्या बनेगा x/y, 1:1। ये थोड़ा सा लंबा काम पड़ेगा, कई स्टेप में काम करना पड़ेगा। यहाँ सीधी सी बात याद रख ली, मैंने क्या बताया, दो एलिमेंट से मिलकर भी कंपाउंड बन रहे हैं, उनमें दोनों एलिमेंट का मास परसेंटेज सेम हो, या कहना दोनों एलिमेंट का वेट क्या हो सेम वेट मिलके कंपाउंड बना रहे, तो उन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जो रेशियो होगा उस रेशियो का क्या करना रिवर्स, वही मोल का रेशियो आएगा, और जो मोल का रेशियो आएगा उसी से फार्मूला बना देना, वही कंपाउंड का फार्मूला, वही कंपाउंड का फार्मूला। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, लग जाएगा, समझ में आएगा। इस तरीके के सवाल कभी आएंगे तो लगा लेना, देख लेना, कर आगे भी क्वेश्चन और आएगा करवा दूंगा, चेक बुकलेट में भी क्वेश्चन दिया उससे भी करवा दूंगा, देख चेक। तो हाँ बताइए कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, मन में बुकलेट में ही टाइप करो, या कोई ढूंढ के कल निकलवा देंगे इधर देख हमें। अच्छा एक बात और, एक नियम और बता, एक नियम जरा और समझ, यदि कभी ऐसा आ जाए बेटा, ध्यान से सुनना, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कभी सिचुएशन कुछ इस तरीके का है कि मान लो दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना, उनमें दोनों का वेट रेशियो और एटॉमिक वेट रेशियो द सेम, क्या बोलो वेट रेशियो और एटॉमिक वेट रेशियो, यदि दोनों क्या हो सेम, तो कहा उस एलिमेंट का मोल रेशियो 1:1 आएगा, क्या आएगा 1:1। डायरेक्ट याद करना, जैसे सुन, जैसे एक छोटा सा सवाल मैं करा रहा हूँ, समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा कि एक कंपाउंड है जो x और y से मिलकर बना, और इसमें दोनों का, इसका वेट मान लो है सपोज करो 10 ग्राम, और इसका वेट है 40 ग्राम, कितना है 40, मान लो इसका वेट है ऐसे, ये ज्यादा, इसका वेट मान लो 1 ग्राम है, और इसका वेट है 3 ग्राम, कितना है 3 ग्राम, मान लो, और तरह की इन दोनों एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे, 1 ग्राम x और 3 ग्राम y मिलके कंपाउंड बना रहे। अच्छा इसमें x का एटॉमिक वेट 30 है, कितना है 30, और y का एटॉमिक वेट मान लो 90, क्या है 90, ये एटॉमिक वेट दिया, और ये जो है मास दिया है। तो मैंने कहा दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, 1 ग्राम x 3 ग्राम y से मिलके कंपाउंड बना रहा है, उसमें x का एटॉमिक वेट 30 है, y का एटॉमिक वेट क्या है 90। अच्छा बताओ मास का रेशियो क्या है, दोनों आपस में जो जुड़ रहे हैं उनके मास का रेशियो क्या है 1:3। अच्छा इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट का रेशियो क्या है 1:3, इसका 30 है इसका 90, तो 1:3 है। तो कहेगा फिर इसका कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, कहना फिर एक बार सुन लो, यदि दोनों के मास का जो रेशियो है, एटॉमिक वेट का भी रेशियो यदि वही आ जाए, कहना फिर इन दोनों एलिमेंट के मोल का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, क्या आएगा 1, फिक्स है 1:1, और ये 1:1 आएगा तो कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा x। कहना यार यहाँ से तो बात तुमने समझा दी, जरा तुमने जो नियम बताया था उससे बात करो, जरा कर लो, चलो चलो। अरे बताओ कब उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट थे, x और देख समझ में आया x और y। अच्छा बताओ x का एटॉमिक वेट कितना था, सॉरी x का मास कितना था 1, इसका कितना था 3 था। अच्छा बताओ इसका एटॉमिक वेट क्या था 20, थोड़ा बोलते जाओ, और इसका कितना था। अच्छा जरा मोल निकालो, यहाँ क्या होगा 1/20, यहाँ क्या होगा 3/90। अच्छा जरा बताओ 3/90 साल करो क्या होगा 1/30, ये 1/30 1/30, रेशियो निकालो क्या आएगा 1:1। अरे भाई x का मोल आ गया इतना, y का भी उतना, और रेशियो निकालोगे तो 1:1/30 और 1/30 का जरा रेशियो निकालो तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है 1:1, जिसका फार्मूला वही तो है। तो ऐसे किया जाएगा, एक कहाँ लिखा है देख लीजिए, और दोनों क्वेश्चन मैंने भी वहां करवाया है, ऐसे कभी सवाल आए तो तुरंत आंसर दे दे। जिसके पास ये वाली बुकलेट है भाई, केवल मोल की बुकलेट जिसके पास है
वो पेज नंबर देख लो 21, जिसके पास केवल मोल की बुकलेट है 21 पर देखो, और जिसके पास बुकलेट है माने इसमें दोनों मतलब जिसके पास दो मिला है, इसमें IUPAC और वो दोनों, वो किस पर देख लें, दो पेज में बताओ कहीं है ये। चलो ठीक है, ये वाला जिसका बुकलेट है देख लो, पेज नंबर 21 पर आओ, मिला 21 पर देखो एक बात लिखा है, नोट करके नीचे जाओ, लिखा है एक, उसको अंडरलाइन करें, इफ अमाउंट रेशियो एंड एटॉमिक वेट रेशियो आर सेम, मिला कि नहीं मिला? ठीक है, लिखा है, एक मिनट, कुछ लोगों को आज बुकलेट मिली होगी ना, किसको मिली? अच्छा, जिनको आज बुकलेट मिली है वो भी अपना पेज देख लें, क्योंकि इसका बाद कौन सा है, हाँ वो 53 पर देखें, चेंज करवा नहीं करना, 53 नंबर पेज पे देखिए, दोनों पेज बता दिया, एक जिसके पास केवल मोल की बुकलेट हो पेज नंबर 21 पर देखेगा, जिसके पास IUPAC मोल दोनों है कंबाइंड रूप से वो 53 पर देखे। तो चलिए देखिए क्या देखना है, पहले समझ लो फिर घर पे अपना समझ लो, 21 नंबर और 53। चलो भाई देखिए, उसमें देखिए नोट करके लिखा, अंडरलाइन कर लो, लिखा है इफ अमाउंट रेशियो एंड एटॉमिक वेट रेशियो आर सेम देन देयर मोल रेशियो क्या होगा 1:2, यही तो बताया। ये देखो एटॉमिक वेट का रेशियो और वेट का रेशियो दोनों सेम आ रहा था, तो कहना फिर उन दोनों एलिमेंट के मोल का रेशियो कंफर्म है कि 1:1 आएगा, फिर साफ मत करना, डायरेक्ट फार्मूला बना दो। अब दूसरा नोट देखो नीचे लिखा है, उसको भी अंडरलाइन करो, इफ इक्वल वेट या इक्वल परसेंटेज ऑफ टू एलिमेंट आर गिवन देन देयर मोल रेशियो विल बी रिवर्स ऑफ देयर एटॉमिक वेट रेशियो। वो बोला था कि नहीं, बताया था कि दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाए, उनके वेट का रेशियो, सॉरी वेट क्या हो दोनों का सेम, तो उनके एटॉमिक वेट का रेशियो निकाल लेना, उस रेशियो का क्या करना रिवर्स, वही मोल का रेशियो आएगा, और मोल का रेशियो पता चल जाएगा तो उससे क्या बनाना फार्मूला, वही कंपाउंड का फार्मूला बनेगा। देख लेना भाई, लग जाएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं है, कोई क्वेश्चन लगा के चेक कर। आइए हम लोग आगे बढ़ के बात करते हैं कि अब आज हम एक आर्टिकल पे बात कर, सारे खत्म हो गए चैप्टर में, कुछ खास बचा नहीं, हम एक रूल की बात करेंगे। वो रूल हमारा क्या है जरा, आवागैड्रोज हाइपोथेसिस। कौन सा? आवागैड्रो, बड़ा सवाल आता है ध्यान से, आवागैड्रोज यहाँ देखते चलिए बस, आवागैड्रोज हाइपोथेसिस क्या है? आवागैड्रोज हाइपोथेसिस, आवागैड्रोज हाइपोथेसिस, अरे पढ़ लेना पड़ती है, अब केवल सुनिए, उसमें हम सब दिखा देंगे, आप परेशान बिल्कुल ना। आवागैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है? ये कहता है कि यदि दो से ज्यादा गैस हो और उन सभी गैसों का वॉल्यूम सेम, क्या सेम हो? वॉल्यूम, और उन गैसों का टेम्परेचर भी सेम और उन गैसों का प्रेशर भी सेम, उन गैस के मोल भी सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं? आवागैड्रो ने यही बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल, या कहना है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये है आवागैड्रो का नियम, सवाल कहीं पर आया हुआ है, ध्यान से देख के समझ लेना, ध्यान से क्या क्लियर करो। जैसे बेटा मान लो आ जाए कि ये कंटेनर, इसमें हाइड्रोजन गैस, देखना जरा समझ, और एक कंटेनर है जिसमें SO2 गैस, दो अलग अलग कंटेनर हैं जिनमें अलग अलग गैस हैं। हमने कहा मान लो दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम। अच्छा, हाइड्रोजन किसी गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के क्या होता है? बराबर। किसी गैस का अपना कोई निजी वॉल्यूम नहीं होता, जिस बर्तन में रख दोगे उस बर्तन का जितना वॉल्यूम होगा वही गैस का क्या है? वॉल्यूम। जैसे कभी कभी हाइड्रोजन गैस है, V वॉल्यूम के कंटेनर में रखा है, V वॉल्यूम के कंटेनर में हाइड्रोजन गैस रखा है, तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा? सोचना ही नहीं, तो कहा चलो भाई दोनों कंटेनर का वॉल्यूम V और V था, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें SO2 गैस है। मैंने कहा दोनों गैसों का टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन भी सेम, ठीक। मैंने कहा इस गैस का टेम्परेचर मान लो कुछ भी रख लो 25 डिग्री है, तो इसका टेम्परेचर भी 25 है, इसका प्रेशर हमने कहा 6 atm है, इसका भी प्रेशर 6 atm है,
कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बस शर्त है कि दोनों गैसों का वॉल्यूम सेम हो। अब क्या हो ये नहीं मालूम, बस सेम हो दोनों का टेम्परेचर सेम हो। अब क्या है इससे मतलब नहीं, दोनों का बस सेम हो, दोनों का प्रेशर भी सेम हो, तो कहना फिर इन दोनों गैस के मोल्स भी क्या होंगे सेम, या अगर हम दोनों गैसों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे सेम अकॉर्डिंग टू आवर। ये देखना, यदि मैंने हम लिख दिया माना कि इस कंटेनर में, मान लिया कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में n, याद रखो नंबर नहीं है, n माने कोई संख्या, यानी इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल यदि हाइड्रोजन के हैं तो इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल होंगे किसके, SO2 के। बोलो किसके, फिर से समझिए पूरी बात बोल रहा हूँ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, हैव इक्वल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। इसका मतलब इस कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे इस कंटेनर में उतने ही एग्जैक्ट मॉलिक्यूल SO2 के। अच्छा एक बात और जरा कंफर्म करो, दोनों कंटेनर में मॉलिक्यूल सेम होंगे तो बताओ दोनों कंटेनर में गैसों के मोल भी सेम होंगे या? अच्छा तो इस कंटेनर में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल थे, n, तो मोल कितने होंगे n/n। अरे नंबर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतना, तो गिवन नंबर अपन क्या करो आगे क्या आएगा मोल, ये मोल हाइड्रोजन का मोल कंटेनर में पता चल गया इतना। अच्छा तो इस कंटेनर में SO2 के कितने मॉलिक्यूल थे n, तो मोल कितना होगा n/n, मोल निकल के आ जाएगा SO2 का। देखो तो दोनों गैसों के मोल भी क्या है सेम। अच्छा बेटा जैसे सवाल पूछे कि बताओ दोनों गैसों का मॉलिक्यूलर रेशियो बताओ, कौन सा रेशियो, मॉलिक्यूलर रेशियो बताओ क्या होगा। कहना मॉलिक्यूलर रेशियो पूछ रहा है कि 1:1 होगा, क्या होगा 1:1, क्योंकि इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल थे n, इसमें भी n और n का रेशियो क्या होगा 1:1। अच्छा कहेगा उस कंटेनर में मॉलिक्यूलर रेशियो, अच्छा कहे नहीं मोलर रेशियो बताओ, कौन सा रेशियो, मोलर रेशियो। मोलर रेशियो का मतलब मोल का रेशियो बताओ, तो भी क्या आएगा 1:1। क्यों, क्योंकि दोनों का मोल क्या है सेम। अरे रेशियो निकालोगे कट के आएगा 1:1। हाँ कभी कभी कह दे एटॉमिक रेशियो बताओ, कौन सा रेशियो, एटॉमिक रेशियो बताओ, तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा सुनो इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल थे n, बोलो बोलो n मॉलिक्यूल थे किसके, हाइड्रोजन के n मॉलिक्यूल थे बेटा। तो बताओ इस कंटेनर में एटम कितने होंगे 2n। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के पास कितने एटम, 2, और इसमें मॉलिक्यूल है कितने n, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, n मॉलिक्यूल में 2n, इसके अंदर एटम की संख्या 2n होगी। अच्छा तो इस कंटेनर में SO2 के मॉलिक्यूल कितने n, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम 3, बोलो भैया 3, तो n मॉलिक्यूल के यहाँ क्या होगा 3n। इस कंटेनर में एटम की संख्या 3n होगी, इस कंटेनर में एटम की संख्या 2n। एटॉमिक रेशियो निकाला जाए तो 2n/3n, ये n कैंसिल 2:3। इसका मतलब जो एटॉमिक रेशियो है वो गैस की एटॉमिसिटी पे डिपेंड करेगा, इस पर गैस की एटॉमिसिटी। अच्छा सोचो जैसे मान लिया यहाँ SO2 ना होता, सपोज करो यहाँ SO2 ना होके, मान लो SO2 ना होता यहाँ पर कुछ और देंगे, लाइक सपोज करो यहाँ पे एक सेकंड चलो हम बताते हैं इसे कि SO2 ना होके कोई और गैस हो जाता तो क्या करते, SO2 ना हो करके कोई और भी गैस आ जाता, लाइक मान लो यहाँ पर O2 होता, क्या होता O2, तो बताओ यहाँ H2 है, यहाँ क्या है O2 है, दोनों का वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, तो बताओ दोनों गैस के मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम। तो यहाँ n मॉलिक्यूल किसके होते हैं H2, तो यहाँ n मॉलिक्यूल किसके होते O2। SO2 ने हमने कहा O2 यदि हो तो O2 हो तो यहाँ पे फिर n मॉलिक्यूल किसके होंगे O2 के, बोलो होंगे क्या, यस। तो बताओ भाई n मॉलिक्यूल H2 के हैं, n मॉलिक्यूल O2 के, तो बताओ कि O2 और H2 और O2 का मॉलिक्यूलर रेशियो क्या होगा 1:1, मोलर रेशियो क्या होगा 1:1, एटॉमिक रेशियो क्या होगा 1:1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने n,
एटम कितने 2n, यहाँ मॉलिक्यूल कितने थे n, एटम कितने 2n। क्यों? क्योंकि दोनों गैस की एटॉमिसिटी क्या है सेम, ये भी डायटोमिक गैस है और ये भी इसे कंफर्म करना पड़ेगा। बात को देख लेना, समझ में आ जाए, ठीक है, ये क्लियर कर लेना बेटा। चलिए, तो ओवरऑल जो डिस्कशन हमने किया वो समझ में आ गया होगा, देख लेना। आइए आगे बढ़ के बात करते हैं, कंफर्म करते हैं। क्या कंफर्म करना? सवाल हमें एमटी में दिया, बोला क्या सवाल दिया? सब क्वेश्चन ये था कि मान लिया कि हमारे पास ये या चार है, इसमें हीलियम है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ओजोन है और इसमें मान लिया हमारा मीथेन या अमोनिया। चलो मीथेन लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए आप। तो हटाएंगे, किससे दिक्कत है। चलो, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ओजोन है और एक और गैस ले लो। चलो मान लिया यहाँ पर हमने ले लिया लाइक मीथेन ले लो या अमोनिया ले लो, अमोनिया, ठीक, अमोनिया। तीनों कंटेनर में अलग अलग गैस, ठीक, तीनों गैस का वॉल्यूम मैंने कहा सेम है, सुना, तीनों गैस का वॉल्यूम मैंने कहा वी सेम। अच्छा, तीनों गैस एसटीपी कंडीशन पर है, किस पर? एसटीपी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री, प्रेशर कितना? 1 बार, एसटीपी बोला है, एसटीपी। तीनों का प्रेशर 1 बार। अब चलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रेशर 1 बार। इसका टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री, प्रेशर कितना? 1 बार। इसका भी टेम्परेचर वही होगा, 0 डिग्री, प्रेशर कितना? 1 बार। इसका टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री, इसका प्रेशर क्या होगा? 1 बार। अच्छा बेटा, एक बात समझ आ रही है, केवल सिर्फ इतना आपको क्लियर हो रहा है, पर बताओ सभी गैसों का वॉल्यूम सेम है कि अलग? सेम है। अच्छा, सभी गैसों का टेम्परेचर सेम है, सभी गैसों का प्रेशर सेम है। तो चलो मैंने माना यहाँ पे मैंने माना कि इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल हीलियम का और इस कंटेनर में फिर बताओ कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे? n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे। इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल ओजोन के होंगे और इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल किसके होंगे? तो बताओ सभी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल का नंबर क्या होगा? सेम। तो बताओ पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर रेशियो निकाल, मॉलिक्यूलर रेशियो क्या होगा? तना फिर होगा 1:1। अच्छा, कहे कि भाई हमें मोलर रेशियो बताओ। कौन सा रेशियो? मोल का रेशियो। अच्छा बताओ, यहाँ मॉलिक्यूल हीलियम के n है तो मोल कितना होगा? n/n0। यहाँ भी n/n0, तो मोल भी सेम होंगे, तो मोलर रेशियो यदि निकाला जाए तो आ जाएगा 1:1। ये और आगे बढ़ा लो, सभी का एक हो जाएगा रेशियो ये। अच्छा, कहें एटॉमिक रेशियो बताओ, एटॉमिक रेशियो निकालो। बताओ इसमें मॉलिक्यूल हीलियम के n थे तो एटम के कितने होंगे? n, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है। कैसा है? मोनो एटॉमिक। यहाँ एटम की संख्या n होगी और यहाँ कितनी होगी? 2n है। यहाँ कितनी? 3n और यहाँ कितनी? 4n। तो सभी में अभी एटम की संख्या सभी के अंदर आ गई। एटॉमिक रेशियो निकालोगे तो आएगा 1:2:3:4। ये 1:2:3:4 ये कौन सा रेशियो? एटॉमिक रेशियो। ये बात को कंफर्म करने को एटॉमिक रेशियो वो गैस की एटॉमिसिटी पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? ये समझ में आ जाएगा, देख लेना, फिर क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का भी केस हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन तो अब देखा जाए तो चैप्टर में ऑलमोस्ट बातें फिनिश हो रही हैं। अब एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस के बाद एक नियम, हम कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। एक बात हम बताएंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बताएंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल। एक ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ मल्टीपल। ये सबसे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, समझ। किसी लॉ पे आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन देख, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक। इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल, पहले बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात पहले करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है? ये किसी रिएक्शन में यदि कोई रिएक्शन बैलेंस करके लिखें, जितना मास रिएक्टेंट का होगा रिएक्शन के बाद उतना ही मास किसका होगा?
जैसे जैसे रिएक्शन लिखना, जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, CO2 बना और H2 बना। बताओ ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है कि नहीं? ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है कि नहीं? कहना नहीं कर रही। बोलो बोलो नहीं, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो देखो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है कि नहीं? नहीं। क्यों 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 भाई? इधर इसका मास कितना है? 16 और 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32। अच्छा 1 मोल CO2 का 44 और 2 मोल वाटर का 36 और 36 44 जोड़ दो कितना हुआ? 36 और 44 80 हो जाएगा। अच्छा जरा इधर का मास जोड़ो 16 और 32, तो क्या दोनों तरफ का मास सेम नहीं? इसका मतलब ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं। हाँ यही रिएक्शन में ऐसे लिख देता। अब बताओ यहाँ 16 ग्राम, इसका 2 मोल का मतलब कितना? 64 और 16 जोड़ दो क्या होगा? 80। इसका मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है आफ्टर रिएक्शन उतना ही मास इसका प्रोडक्ट। ये कौन सा लॉ? इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ दिमाग कहाँ लगाना वो ध्यान से देखना पड़ेगा। हमें एक बात ये सोचना है बेटा यहाँ पे कि अब हम जो बात कर रहे थे हेडिंग डाले थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या लॉ ऑफ मल्टीपल? चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, ध्यान से देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है भाई? इसमें क्या होता है कि यदि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, क्या बोलो? दो एलिमेंट कंबाइन करें एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो उन कंपाउंड में एक एलिमेंट के फिक्स मास से, एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास क्या करते हैं? कंबाइन। जो कंबाइन कर रहे हैं उनके मास का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्या होगा? सिंपल होल। एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ। जैसे बेटा मैंने कहा ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और क्या? ऑक्सीजन। ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना। डिफरेंट कंपाउंड का मतलब लाइक NO बना रहे हैं, या फिर N2O बना रहे हैं, या फिर NO2 बना रहे हैं, और या फिर N2O5 बना रहे हैं। ध्यान से समझिए, मैंने कहा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना दिए। ठीक है? अच्छा जरा बताइए इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का बताओ 1 मोल NO है, 1 मोल NO में वेट ऑफ नाइट्रोजन बताइए और वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बताइए। नाइट्रोजन का वेट कितना? 14 जनाब, और ऑक्सीजन का वेट 16। 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16। अच्छा यहाँ बताओ 1 मोल N2O में 2 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन का मास 28। वेट नाइट्रोजन में यहाँ वेट ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर 14 ग्राम नाइट्रोजन और 32 ग्राम, यहाँ 28 ग्राम नाइट्रोजन और 80 ग्राम क्या ऑक्सीजन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से कहता है कि देखो दो एलिमेंट कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना दे, इसमें एक एलिमेंट के फिक्स मास, कहना पहले एक एलिमेंट का मास फिक्स करो। पहले तो यहाँ नाइट्रोजन का मास 14, यहाँ 28, यहाँ 14, यहाँ 28, तो पहले एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे, किसी का कर दो, चाहे ऑक्सीजन का चाहे हाइड्रोजन। चलो नाइट्रोजन का मास फिक्स करते हैं, इसका मास जरा फिक्स करिए तो क्या करें? यहाँ 28 है, यहाँ 14, या तो हर जगह 14 कर लो या हर जगह 28। तो बताओ यहाँ क्या? यहाँ 28 है, यहाँ 28 करना चाहो, क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ भी करना, फिर यहाँ भी करना, नीचे यहाँ भी 14, यहाँ 2 से यहाँ कर दो, 2 से यहाँ। अच्छा तो यहाँ मास कितना हो गया बेटा? 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28। बताओ ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो डिफरेंट कंपाउंड बने थे, बताओ सारे कंपाउंड में किस एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, तो जो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है उनके मास का रेशियो निकाला जाए तो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। क्या आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो। जरा निकाल के देखो, यहाँ 28 ग्राम NO नाइट्रोजन किससे कंबाइन करा? 32, ये 32, और यहाँ कितना है? 16, यहाँ 28 ग्राम 16 ग्राम, यहाँ 28 ग्राम किससे? 64, और यहाँ 28 ग्राम किससे? 80। तो बताओ 32, 16,
64 और 80, इनका रेशियो निकालो तो कितना आ जाएगा? ये देखो ये 16 से काट लो कितना आएगा? 2, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5। जरा बताओ कि ऑक्सीजन के वेट का रेशियो जो आ रहा है क्या ये फ्रैक्शन में आ रहा है कि सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है? 2:1:4:5। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो दूसरा दे लिखो, नहीं समझो। जैसे मैंने कहा यार एक कंपाउंड है, मान लो एक सल्फर और ऑक्सीजन के एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। मान लो यहाँ पर एक बना दिया SO2 और यहाँ बना दिया SO3। जरा बताओ यहाँ वेट ऑफ सल्फर और वेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर का वेट कितना है? यार 1 मोल SO2 में 1 मोल सल्फर 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल SO3 में 1 मोल सल्फर 3 मोल ऑक्सीजन। वेट निकालो तो 1 मोल सल्फर का मास कितना? 32 और 2 मोल ऑक्सीजन का 32। यहाँ 1 मोल सल्फर का मास 32 और 3 मोल ऑक्सीजन है 48। दो एलिमेंट कंबाइन करें, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएं, उसमें एक एलिमेंट के फिक्स मास से, किसका मास फिक्स है? अरे यार सल्फर का तो मास फिक्स ही दिखा। एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट का, दूसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन, उसके डिफरेंट मास कंबाइन करें। देखो यहाँ 32 ग्राम से 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन, यहाँ 32 ग्राम से 48। इन जिस एलिमेंट का डिफरेंट मास कंबाइन कर रहा है उनके मास का क्या निकालो? रेशियो। तो सिंपल रेशियो आएगा। क्या आएगा? सिंपल रेशियो। बताओ भाई कितना आएगा? 2:3। बोलो बोलो 3। ये सिंपल रेशियो आएगा, होल नंबर में आएगा। किसमें आएगा? होल नंबर। एक कौन सा ला? ये है 3 ला मैंने आपको डिस्कस किया। पहला तो बताया कि आप आवागाड्रो की हाइपोथेसिस क्या है, पढ़ा आपने कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। वो बात है। दूसरा मैंने बताया लास्ट कंजर्वेशन की बात किया, तो आपने वहां पे बताया यदि कोई बैलेंस रिएक्शन है तो जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा आफ्टर रिएक्शन उतना ही मास प्रोडक्ट होगा। ठीक। तीसरा मैंने लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की बात किया, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का नियम यही है एनसीईआरटी में पढ़ना, यदि दो एलिमेंट कंबाइन करें, डिफरेंट कंपाउंड बनाएं, तो उन कंपाउंड में एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास कंबाइन करते हैं, और जिन एलिमेंट का डिफरेंट मास कंबाइन कर रहा था उनके मास का यदि रेशियो निकाला जाए वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्या होगा? सिंपल। यहाँ पे चलो सरल भाषा में समझा दिया, क्योंकि सल्फर का मास दोनों जगह फिक्स था और ऑक्सीजन के डिफरेंट मास कंबाइन कर रहे थे, तो ऑक्सीजन के मास का भी रेशियो निकाला जाए तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाए। इसके पहले जो उदाहरण बताया था उसमें क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसी का मास फिक्स था? नहीं। यदि नहीं होगा तो एक एलिमेंट का पहले मास क्या करना? फिक्स, फिर दूसरे के मास का क्या निकालना? रेशियो, दूसरे एलिमेंट के मास का क्या निकालना? रेशियो, और वो रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्या आएगा? सिंपल। ये देख लेना बेटा, ये बात समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। बता ऑल ओवर देखा जाए पूरा जितनी भी डिस्कशन अभी मैंने किया ओवरऑल ये चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो गया। अब हम जो छोटा बहुत थोड़ा बहुत बात बचा है उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करें। जैसे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से, जैसे क्वेश्चन आया कि कंटेनर, ध्यान से हम नीट का क्वेश्चन करा, इस कंटेनर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और मीथेन है। क्या है? मीथेन। ध्यान से सुनो, तीनों का मास इक्वल है। गौर से समझ, इस कंटेनर में 3 गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन है। तीनों का मास इक्वल, तो चलो इसका मास इक्वल है मान लिया। तो यदि तीनों का मास इक्वल है तो बताओ इस कंटेनर में तीनों गैस के मोल का रेशियो बताओ। किसका रेशियो? मोल। फाइंड मोल रेशियो, मोल रेशियो बताना। अब क्वेश्चन में बात करिए तीनों का मास इक्वल, चलो मास इक्वल है तो इसका मास क्या मान लिया? 1, इसका भी मान लो 1 और इसका भी 1। इक्वल है तो 1 1 1 10 10 10 मान 50 50 50 मर्जी आप। तो चलो भाई तीनों का मास इक्वल करा, इस कंटेनर में तीनों गैसों के मोल का रेशियो बताए। तो आप एक काम करो, सभी का मास इक्वल करो तो इसका मोल निकालो, तो 1 बाई क्या करेंगे? 2। बोलो बोलो। इसका मास अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास, मोल
ऑक्सीजन का मास 1 है तो 1 बाई मोलर, मीथेन का मास 1 है तो 1 बाई 16 मोलर। अब तीनों का मोल का ये रेशियो निकाल दो। बताओ यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या है साइड में निकालते हैं 1/2, 1/32 और 1/16। जरा रेशियो यहाँ एलसीएम लो, क्या है 32, यहाँ कितना आएगा 16, बोलो 16, यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा 2। अच्छा डिनोमिनेटर सेम है, इसको हटा दो, डिनोमिनेटर तो हर जगह 32 ही है, हटा दो। तो बताओ सिंपल रेशियो क्या है, सॉरी मोल का रेशियो क्या है 16:1। इसका मतलब इस कंटेनर में इन तीनों गैसों के मोल का रेशियो जो आएगा 16:1। अच्छा पूछे कि यार बताओ मोल का रेशियो तुमने बता दिया, इस कंटेनर में तीनों गैसों के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। कराए फाइंड द वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम का जरा रेशियो बताओ क्या होगा। पीछे टर्म पे बात की है कि किसी गैसियस मिक्सचर में जो रेशियो मोल का होगा, किसी गैसियस मिक्सचर में डिफरेंट गैस हैं, उन गैसों के मोल का जो रेशियो होगा वही रेशियो वॉल्यूम का, इसका मतलब वॉल्यूम का रेशियो होगा 16:1:2। अच्छा क्या इस तीनों गैसों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो बताओ, यही हो, अरे बोलते क्यों, तीनों गैसों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो बताओ, यही होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो लिखना कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेशियो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो यदि निकालना हो तो 16:1:2 है। लेकिन वेट का रेशियो देखो क्या है 1:1। देखो वेट तो 1:1 दिया था ना, तो क्या जो रेशियो वेट का है क्या वही मोल का रेशियो है, नहीं। क्या वही वॉल्यूम का है, नहीं। क्या वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, नहीं। इसीलिए मैंने कन्फर्म पहले ही किया था कि किसी गैसियस मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा गैस हो तो उन गैसों के जो रेशियो मोल का होगा वही रेशियो वॉल्यूम का भी होगा, वही रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का होगा, बट वह रेशियो मास का नहीं होगा। देखो मोल रेशियो, वॉल्यूम रेशियो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेशियो सब में क्या है सेम। इस तरीके के क्वेश्चन यदि आएंगे तो आप लगा लेंगे। एक क्वेश्चन आखिरी और कराता हूं, ध्यान से देख। जैसे मैंने कहा एक कंटेनर है, ध्यान से अब आपको लगाना है रेशियो बता। इस कंटेनर में नाइट्रोजन है 7 ग्राम और इस कंटेनर में ऑक्सीजन है 8। कंटेनर में 2 गैस, नाइट्रोजन 7 ग्राम और ऑक्सीजन 8। तो क्या है बताओ इन कंटेनर में दोनों गैस के मोल का रेशियो, मोल का रेशियो बताओ। मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ ऑक्सीजन का जरा रेशियो निकालो। आ गया भाई, ऐसे कई बार सवाल पूछे जाते, देखना क्या करना। दोनों का वेट दिया तो दोनों का पहले क्या निकालो, मोल निकालो। क्या करें 7 बाई क्या करें 20 की 14, 8 बाई क्या करें ये मोला और इन दोनों का मोला। तो यहाँ कितना मोला है 1/4 और यहाँ भी क्या है 1/4। इसका मतलब 1/4 यहाँ भी आया, 1/4 यहाँ आया। दोनों के मोल का रेशियो क्या होगा 1:1। अच्छा ये ना पूछता, कहता है एक कंटेनर में 7 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन है, बताओ इन दोनों गैसों के वॉल्यूम का रेशियो। किसका वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो। अच्छा कहता है इस कंटेनर में तीनों गैस के सॉरी 2 गैस हैं तो उन दोनों गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो बताओ, यही होगा। तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, एक बात को दिमाग लगाना है कि दोनों का ये मास दिया है तो दोनों का पहले मोल निकालना, उनके मोल का रेशियो निकाल लेना। उन दोनों गैसों के मोल का जो रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो होगा, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी रेशियो। ओवरऑल ये बात फिनिश हो गई। आइए क्वेश्चन के माध्यम से जितना हो पाएगा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बुकलेट के अच्छे सवाल आपको लगवा देता हूँ, जो आपको दिक्कत है। देखिए हम सारे तो नहीं लगवाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम लगवाएंगे। एक काम और करना बेटा, कभी होगा कि आपके दिमाग में लगे यार वो तो इन्होंने लगवाया ही नहीं जो हमें नहीं आता था, तो आप परेशान हो ना, उसके लिए आप वीडियो देख लेना। पूरे सवाल 1 से लेके 136 पूरा डिस्कस करके हम वीडियो डाल दे रहे हैं, वो देख। अब बात ये आई कि यहाँ पर तो कुछ ही सवाल लगवाएंगे, चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रहा है। अब जैसे सुनो, एक
चैप्टर जो आज हमें क्वेश्चन लगवाना था, सर इस चैप्टर का जो सवाल लगवाना था, पहले क्वेश्चन हम और कराएंगे, देखना जरा सा, फिर उसके बाद आते हैं। एक सवाल ये आता है, ध्यान से सुनना, करा है कि एक गैसियस मिक्सचर, वॉल्यूम का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बुकलेट में है, लिखना नहीं, समझना है, क्वेश्चन दिखा दूँ। करा एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें दो गैस है, CO और CO2। एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें कितने गैस? दो। कौन कौन? एक गैसियस मिक्सचर है और इस गैसियस मिक्सचर में दो गैस हैं, CO और CO। करा इन गैसियस मिक्सचर को एक ट्यूब से पास किया जाए, एक ट्यूब है, उस ट्यूब से पास किया जा रहा है और इस ट्यूब में चारकोल रखा है। क्या रखा है? चारकोल। इस ट्यूब के अंदर एक चारकोल रखा हुआ, कार्बन जिसको कहते हैं, ठीक है, चारकोल कार्बन होता है, इसमें रखा गया। कह रहा है कि ये CO और CO2 जो है, ये गैसियस मिक्सचर 1 लीटर है, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। इन दोनों गैसों का मिला के 1 लीटर वॉल्यूम है। अगर इस गैसियस मिक्सचर को इस कंटेनर के अंदर पास किया जा रहा है या ट्यूब में पास किया जा रहा है, इसके अंदर रखा क्या है? चारकोल। ये चारकोल मतलब कार्बन होता है, रखा गया। कहा जब ये गैस को पास किया गया तो इधर से कुछ गैस रिलीज हुई और उसका वॉल्यूम 1.6 लीटर था। कितना था? 1.6 लीटर। तो करा बताओ इस गैसियस मिक्सचर में इन दोनों गैसों का पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना कितना हो गए बताओ। फिर समझना, क्वेश्चन को थीम बता रहा हूँ। कहा कि एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें दो गैस हैं, CO और CO2। इनका वॉल्यूम है कितना? 1 लीटर। कहा इस 1 लीटर गैसियस मिक्सचर को इस ट्यूब में पास किया गया, इसके अंदर चारकोल रखा था, तो इधर से 1 लीटर गैस पास हुआ और इधर से ओवरऑल गैस निकला कितना? 1.6 लीटर। जादू हो गया, देखो क्या जादू हुआ यार, 1 लीटर गैस इधर से भेजा, उधर निकला कितना? 1.6 लीटर। आश्चर्य की बात है, देखो। लेकिन वो आश्चर्य कहाँ से आए थे? होता क्या है बेटा, एक बात समझना, सवाल में पूछा कि बताओ इस गैसियस मिक्सचर का जो 1 लीटर था, इसमें CO का वॉल्यूम कितना होगा, ये पहले बताओ। वॉल्यूम ऑफ CO निकालो और वॉल्यूम ऑफ CO2, दोनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम कितना कितना होगा ये बताओ। तो चलो एक काम करते हैं, एक बात याद होना चाहिए यहाँ पर आपको कि कार्बन जो CO होता है, CO एक चारकोल मतलब कार्बन से रिएक्शन नहीं करता, ये बात याद। एक CO जो होता है एक कार्बन से रिएक्शन नहीं करता। हाँ, लेकिन जो CO2 होता है ये चारकोल से रिएक्शन करके 2CO बनाता है। क्या बनाता है? 2CO। ये रिएक्शन याद करना, सुनो। CO C से रिएक्शन नहीं करता है और CO2 C से रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन याद हो। सुनिए भाई, चलो मैंने माना कि इस गैसियस मिक्सचर में 1 लीटर जो वॉल्यूम था, इसमें CO2 का वॉल्यूम मैंने मान लिया x लीटर। क्या? x लीटर मान लिया। इधर देखो, मैंने यहाँ पे माना कि वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ पर मैंने मान लिया बेटा, देखो CO2 का जो वॉल्यूम था वो 1 x लीटर मान लिया। कितना? x। बताओ CO का वॉल्यूम क्या? 1 माइनस है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिला के कितना? 1 लीटर। यदि CO2 का वॉल्यूम x लीटर आपने माना है तो CO का वॉल्यूम होगा 1 माइनस x। अच्छा जरा बताओ, जब ये गैस पास हो रहा था तो CO जितना था वो पूरा सीधा बाहर निकल जाए। क्यों? CO क्या अंदर जाके चारकोल से अभिक्रिया करेगा? नहीं, तो सीधा निकल गया। तो था कितना इस मिक्सचर में? उसका वॉल्यूम था कितना? 1 माइनस। इसका 1 माइनस x लीटर CO, ये तो पूरा बाहर निकल गया। ठीक, CO कितना लीटर CO ये बाहर निकल गया। अच्छा, ये CO2 जो अंदर गया था कितना? CO2 x लीटर मैंने माना। x लीटर CO2 जब अंदर गया तो पहले किससे रिएक्शन किया? चार। रिएक्शन करने के बाद फिर इधर गया। अच्छा, यहाँ से देखो रिएक्शन ये करते थे। पहले बताओ, यहाँ पर 1 लीटर CO2 चारकोल से रिएक्शन करेगा तो कितना CO बनेगा? 2 लीटर। अरे बोलो भैया कितना? 2। या 1 मोल CO2 चारकोल से रिएक्शन करेगा तो 2 मोल CO बनाएगा। इसका मतलब 1 लीटर CO2 चारकोल से रिएक्शन करेगा तो 2 लीटर CO बनाएगा। इसका मतलब, और हमारे पास CO2 है कितना? x लीटर। x लीटर CO2 चारकोल से रिएक्शन करेगा तो कितना लीटर CO बनेगा? 2x। बोलो 2x। इसका मतलब x लीटर CO2 जो इसके अंदर पास हुआ वो चारकोल से रिएक्शन करने के बाद यहाँ से 2x लीटर CO निकाला। कितना? 2x लीटर। तो बताओ होगा इधर इतना लीटर CO निकला था, ये वाला जो डायरेक्ट गया था,
CO2 अंदर आके इससे रिएक्शन करके 2x लीटर CO2 निकाला। अच्छा करें इधर टोटल वॉल्यूम निकल कितना रहा था? 1.6 लीटर। इसका मतलब इन दोनों के वॉल्यूम का जो क्या होगा सम, क्या सम, वो किसके बराबर होगा? इसका मतलब बेटा 1 - x + 2x = 1.6। यहाँ आएगा 1 प्लस का क्या होगा x बराबर होगा 1.6, x बराबर होगा इधर जाएगा तो होगा 0.6 लीटर। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ इस कंटेनर में दो गैस थे, CO2 का वॉल्यूम क्या माना था x, और x की वैल्यू आ गई 0.6। अच्छा बताओ 1 - 0.6 करो, 1 - 0.6 करो, 0.4 आ गया। इसका मतलब इस 1 लीटर के गैसियस मिक्सचर में दो गैस थे और उन दोनों का वॉल्यूम पता चल गया। इस गैसियस मिक्सचर में 0.6 लीटर 0.6 लीटर CO2 था और 0.4 लीटर नहीं समझ में आगे के बुकलेट में क्वेश्चन है, देख लेना, जाकर लगा के ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूला का जहाँ कॉन्सेप्ट था उसके आगे बहुत पेज नंबर 22 पर, पेज नंबर 22 पे आपको आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक दिया है, जाके लगा पेज नंबर 22 पे एग्जांपल दिया है। वॉल्यूम एनालिसिस करके हेडिंग होगा, देखिए वॉल्यूम एनालिसिस करके हेडिंग है क्या? उसमें यही सवाल एग्जैक्ट लिखा हुआ। पढ़िए सवाल, देखिए समझ में आ जाए। अरे पानी पियो, सो नहीं यहाँ पर, पानी पी के बैठो क्या? वॉल्यूम एनालिसिस वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे उसके एग्जांपल दिया है। 1 लीटर of a mixture of CO and CO2 is taken. This mixture is passed through a tube containing red hot charcoal. The volume now becomes 1.6 liter. The volume of measured under the same condition. Find the composition of mixture by volume. उस मिक्सचर में जो दोनों गैस थे उनके वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम होगा पूछा। बोलो भाई समझ आ जाए? अच्छा बताओ CO चारकोल से रिएक्शन करता है कि नहीं? CO2 चारकोल से रिएक्शन करे, ये दोनों रिएक्शन में दिया है तो काम बन जाए। फिर से लगा दूं कि लगा दो? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम में आया हुआ है, इसी टाइप का है, नीट। तो इतना सब कुछ आप कर लेना। आइए अब हम चलते हैं सीधा चैप्टर फिनिश। अब हम क्वेश्चन लगवाएंगे, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब जिसको जो जो दिक्कत आई वो बताते चलना, हम सारे क्वेश्चन डील करें, ठीक है भाई? अब हमारे पास 136 सवाल इसमें। अब 136 में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो दिक्कत है वो बताते चलिएगा, वही बताओ। ये क्वेश्चन पढ़िए पहला, खोल लो, अब आ जाओ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज से सवाल आगे बढ़ाते लेके चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़ना पढ़ते ज्यादा देना पड़ो। एक्सरसाइज में आइए, पहला सवाल से शुरू कर रहा हूँ। जो जो दिक्कत हो बस वो बताते चलिएगा, बाकी सब नहीं बताइए, मेन सवाल बताइए। चलिए जरा बताइए, क्वेश्चन बताना कि बता चुका हूँ, लग जाएगा। 1 मिनट हिंट दे रहा हूँ, क्या करना है समझ लेना। चलिए 1 मिनट में हिंट दे रहा हूँ, अच्छा सवाल है, बता। करा एक प्लांट का वायरस है, देख लो, बताया होगा जिसको ध्यान से देखे। करा इसमें इसका हाइट दे रखा है, प्लांट वायरस सिलेंडर जैसा है, इसका हाइट दिया है और हाइट दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। मत नोट करना, नोट मत करिए, बस देखते थे। और इसका डायमीटर दिया है 150 एंगस्ट्रॉम। अच्छा बताओ 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5000 को बदल देना, 5000 × 10⁻⁸। सेंटीमीटर में हाइट आ गया, हाइट सेंटीमीटर में आ चुका है। अच्छा इसका डायमीटर दिया है इतना, तो रेडियस कितना होगा इसका? आधा। 75 × 10⁻⁸ करना, ये सेंटीमीटर में रेडियस आ गया। अच्छा करा स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया। अच्छा हमने बताया था स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। बताओ सोच के, m ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है? V। तो 1 ग्राम का कितना? V/m जो आया यही क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर क्या होता है?
वॉल्यूम बाई मास। अरे बोलो यार, वॉल्यूम बाई मास। इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम बाई मास। अच्छा बेटा बताओ, मास बराबर क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक। जो नई क्लास में थे एक बार देख लेंगे और क्वेश्चन ही लगवाएंगे। एक दिन और लगवा देंगे, लगभग 2 दिन में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। उसमें आंसर भी होगा, एनसीईआरटी भी होगा और अच्छे सवाल होंगे। तो बताओ यहाँ से, अच्छा स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया। अच्छा बताओ बेटा, ये वायरस का शेप कैसा है? सिलेंडर शेप। और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच वाला फार्मूला लगाएंगे, इससे वॉल्यूम आएगा किसका? सिलेंडर। सॉरी, सिलेंडर का मतलब वायरस का जब वॉल्यूम यहाँ से निकालना, अरे इधर देखो यार, वॉल्यूम आ जाए तो यहाँ से एक वायरस पार्टिकल का क्या निकाल लेना? मास। मास कैसे आएगा? वॉल्यूम, इस वायरस का वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3.14 इंटू 75 इंटू 10 पावर माइनस का क्या 8, इसका स्क्वायर इंटू हाइट है 5000 इंटू 10 पावर माइनस का 8। ये वॉल्यूम आ गया यहाँ से। और अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया 0.75। ये मास आ गया। किसका मास है? वायरस पार्टिकल का। एक वायरस का मास है। और सवाल में क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर मास। बोलो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ग्राम पर मोल। इसका मतलब एक पर मोल माने एक मोल वायरस का मास पूछा। और ये जो मास आया किसका आया? एक वायरस का। और इसी में n नॉट से क्या करना? एक वायरस का मास आ गया, एक मोल का पूछा, और एक मोल में संख्या कितनी? n नॉट। इसी में n नॉट से मल्टीप्लाई कर देना तो वायरस का मोलर मास आएगा। कौन सा मास? हो जाएगा, कंफर्म लगा लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये सवाल में हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखना। सेकंड नंबर पर पढ़ने क्या पलट, जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ देखो, बात हो क्लास डिस्टर्ब नहीं करो, उसमें बैठो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे जितना हो सकता है सोचो। कराया क्या? कार्बन के आइसोटोप्स दिया है। तो ध्यान से सुनिए, सवाल में हिंट दूंगा सब सवाल का, आप छापना नहीं। और ये छापने का मन हो तो वीडियो देख रहा हूँ, वहां सब डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपको केवल तुरंत बता दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए भाई, कार्बन का ये सैंपल है, ध्यान से सुनो, कार्बन का सैंपल है और इसमें 2 कार्बन के आइसोटोप हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 14। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इसमें 98% कार्बन 12 है और 2% कार्बन 14 आइसोटोप्स हैं कार्बन के। तो कार्बन 12 98% है, कार्बन 14 2%। सवाल में पूछा कि बताओ कि 12 ग्राम यदि सैंपल लिया जाए, कार्बन का सैंपल जो ये सैंपल है, 12 ग्राम सैंपल में कार्बन 14 एटम की संख्या बताओ। किसकी? कार्बन 14 माने इस एटम, कार्बन 14 एटम की संख्या कितनी? अच्छा बेटा बताओ, ये सवाल ये क्या बता रहा है कि 100 ग्राम सैंपल लिया जाए। कितना? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सैंपल में 98 ग्राम कार्बन 12 है और 2 ग्राम कार्बन 14। और हमें किसकी 12 ग्राम सैंपल में कार्बन 14 एटम की संख्या पूछा। तो आप सीधा पहले दिमाग लगाओ कि 100 ग्राम सैंपल है या कंटेंट। 12 ग्राम सैंपल में 2 ग्राम कार्बन 14। कितना? 2 ग्राम। सवाल यहाँ से पता चले। तो 100 ग्राम में 2 ग्राम कार्बन 14, तो 1 ग्राम सैंपल में बोलो कितना? 2/100, इतना ग्राम कार्बन 14 होगा। तो आप निकाल लो 12 ग्राम सैंपल हमारे पास है। 12 ग्राम सैंपल में कार्बन 14 का नंबर ऑफ एटम बताना। नंबर बताना, चलो नंबर बाद में बताएंगे, पहले बताओ 12 ग्राम सैंपल में कितना ग्राम कार्बन 14 का होगा? 2/100 इंटू 12, इतना ग्राम कार्बन 14 प्रेजेंट है 12 ग्राम सैंपल। बस यही पे आपको फिक्स हो जाएगी कि 12 ग्राम सैंपल में इतना ग्राम कार्बन 14। अच्छा बेटा, ग्राम कार्बन का मास पता है तो मोल आ जाए, क्या करोगे? मास अपॉन मोलर मास। बताइए, हो जाएगा 24/100। 24/100 मतलब 0.2, ये 0.24 ये मास, ये गलत साफ कर दिया मास। और कार्बन 14 का मोलर मास क्या होगा? 14। कार्बन 14 की बात करें तो मोलर मास कितना? 14। ये क्या आ गया? मोल। कार्बन 14 इतना मोल। इसका मतलब 12 ग्राम सैंपल में कितना मोल कार्बन 14 होगा? क्या यही पूछा था ना? एटम की संख्या। और मोल आ गया तो क्या संख्या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। जितना मोल है उसी में n नॉट से
ये मल्टीप्लाई कर देना कि 0.24 बाई का 14 इंटू का n0 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 12 ग्राम कार्बन सैंपल लिया जाए तो उसमें कार्बन 14 के एटम की संख्या कितनी होगी वह जाए। अच्छा यही पूछता कि आप 12 ग्राम सैंपल में कार्बन 12 की संख्या बताओ, आ जाता है यस। सेम एक तरीका क्या कि 100 ग्राम सैंपल में फिर 98 ग्राम कार्बन 12 होता है तो 1 ग्राम में कितना, फिर 12 ग्राम में कितना ग्राम, 12 ग्राम सैंपल में कितना मास कार्बन 12 का होगा, आ जाएगा। कार्बन 12 का मास आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, मोल, मोल से फिर क्या देगा, संख्या निकल के लग जाएगा। दोनों तरीके से सोच लीजिएगा, लगा लेना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लग जाए कुछ नहीं करना। तो एक सॉल्यूशन उसमें इतना ग्राम बेंजीन है उतना ग्राम टॉल्यूइन करे, दोनों वो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बताओ। क्या कुछ करना है क्या, नहीं लगा ले। क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का भाई एक सैंपल है, एक सैंपल है उसमें 2 लोग 7.8 ग्राम बेंजीन, अब हम ज्यादा नहीं लगाएंगे देखना। और इसमें C6H12 उसका मास दिया है, टॉल्यूइन भी दिया है। टॉल्यूइन कितना 46 करा, इतना ग्राम टॉल्यूइन। तो क्या करना भाई, पहले दोनों का मास पता तो दोनों का क्या निकालना, मोल, दोनों का मोल आ जाएगा। मास अपन मोलर मास, मास अपन मोलर मास करना, मोल दोनों का आ जाएगा। मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट का मोल आ गया। मोल फ्रैक्शन किसका पूछा, बेंजीन, मोला बेंजीन अपान मोला मिक्सचर टोटल, बस इतना कर देना, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आप करिएगा, देखिएगा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी लग जाएगा। देखो पढ़ते जाओ, बस बोलते जाओ, लगेगा कि नहीं। सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 containing 80% बाय मास, 80% बाय मास। आगे सुनो पढ़ो, करा स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसी को डेंसिटी कहते हैं। करा स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है, मोलैरिटी सॉल्यूशन का पूछा है। बोलो क्या फार्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी बराबर फार्मूला बताया था, मास परसेंटेज इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, मोलर मास किसका, सॉल्यूशन का, किस सॉल्वेंट का। डेराइव किया था फार्मूला, याद करिए। फार्मूला से बहुत मदद मिलेगी आपको, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट मत याद करना, थीम समझ के तब। बस इसी में बेटा देखो, मास परसेंट दिया यहाँ रख दो, डेंसिटी दिया यहाँ रख दो, सॉल्यूशन में सॉल्यूट है कौन, H2SO4, उसका मोलर मास यहाँ रख देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते चलो, तरीका बस समझ लेना, ये भी सवाल लग जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। देखो देखो इधर बस देखते चलो, दिमाग को यहाँ कंसंट्रेट करो, घर में जाके ट्राई करो। अच्छा इस कंटेनर में 7 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन, और 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या करें भाई, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, मोल फ्रैक्शन 7 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन। पहले तो क्या करें, मिक्सचर में दोनों का मास दिया, क्या निकालना, यहाँ क्या आएगा 7 बाई 14 ने 28, 7 बाई 28। कभी भी नाइट्रोजन कहे तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंसीडर कर, क्योंकि नेचर में नाइट्रोजन किस रूप में होते हैं। अरे यार कभी कुछ ना कहा जाए तो हम हमेशा नेचुरल स्टेट लेंगे, कौन सा, जैसे हम कहें कि हमारे पास जैसे 7 ग्राम नाइट्रोजन है, इसका मतलब हमारे पास 7 ग्राम N2, कितना 7 ग्राम N2। हाँ नाइट्रोजन एटम कहे, स्पेसिफाई करे तब तो एटम मान ले, लेकिन कोई स्पेसिफाई नहीं किया क्या, अरे नाइट्रोजन एटम भी होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है, उसने तो केवल नाइट्रोजन कहा, तो हम इसको माने किसको माने, मॉलिक्यूल मान लेना। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन नेचर में गैस के रूप में, जब कभी कुछ ना कहा जाए, दुविधा में बात हो, तो उसमें तुरंत मान लेना, नेचुरल स्टेट लेना, कितना नेचुरल। इसका मतलब वो 7 ग्राम N2 की बात कर रहा है यहाँ पर, यही क्वेश्चन हमें बताना चाह रहे थे, यहाँ से समझ। इसका मतलब यहाँ पर 7 ग्राम N2 है, तो मोल निकालो 7 बाई 28 मोल है। अच्छा यहाँ 8 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब 8 ग्राम क्या है, O2, क्यों, यहाँ हो जाएगा 8 बाई, बस दोनों का मोल आ जाएगा बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का पूछा है, मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल, टिपिक न करो
पेन ऐसे ऐसे करने से क्या मिलेगा? मन है तो घर में बैठ के आधा घंटा ऐसे ऐसे आदत हो। अरे हम तो करेंगे, अरे कर लो घर में करो, आधे घंटे रूम में कर ऐसे ऐसे मन भर जाएगा, संतुष्ट हो गए, आ जाओ क्लास ये मीटिंग में यहाँ नहीं भाई इधर देखो। चलिए नेक्स्ट ये सवाल हमने करवा दिया। ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे। अरे हम बता रहे हैं लगा लेंगे कैसे, सुनो। कराए कि व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन। मतलब NaCl सॉल्यूशन की दी क्या गई है? मोलैलिटी। अब पूछा क्या है? मोलैलिटी। और आगे देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई। फार्मूला याद होगा? क्या फार्मूला बताया? मोलैलिटी बराबर मोलैलिटी अपॉन जाएगा ना, डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय। चल लेना, देख लेना बेटा, लगा देंगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सब लग जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लगा सकते, सवाल सुनते जाओ, लग जाएगा। ध्यान से सुनो, बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक, मोल खत्म होने जा रहा है, बस आखिरी बात सवाल की है, देख लीजिए। अच्छा, अगर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन बता लेंगे क्या? यस। अरे भाई देखो, एक कैल्शियम कार्बोनेट की बात करो, ये लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन? 50। अरे कैल्शियम में कितने प्रोटॉन? 20, कार्बन में 6 और एक ऑक्सीजन में 8। इसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन की संख्या हो। एक ऑक्सीजन में 8 तो 3 ऑक्सीजन में 24, 24 6 30 20 50। तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के पास 50 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो 50 प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल, 50 प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल। अब कार्बोनेट आयन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया? मास। सीधा से करना, मास अपान का क्या करना? मोलर। नहीं सब क्यों कर रहे हो? मोल निकल जाएगा। क्या? मोल। इतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का आएगा। बताओ कितना आएगा? 1/2 मतलब 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। तो बताओ मोल आ गया तो मॉलिक्यूल की संख्या आ जाएगी। यस, 0.5 into n। इतने क्या होंगे? मॉलिक्यूल किसके? कैल्शियम कार्बोनेट। और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन? 50 प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन? इतना इंटू 50 ये आएगा 25 and नॉट। कितने प्रोटॉन होंगे? 50 ग्राम यदि कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाए तो प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी 25 and नॉट। ये आंसर विल बी फर्स्ट। देख लेना, लग जाएगा। लगाने का प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे, बस दिमाग में बैठाइएगा, चाहे ऐसे ऐसे लगाएंगे और आज जाके घर पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लग जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन में करा 0.4 मोल फास्फोरिक एसिड है। देखो बेटा 0.4 मोल H3PO4 है। करा इसमें प्रत्येक एटम का, अच्छा ये मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम। करा 0.4 मोल फास्फोरिक एसिड है, तो इसमें प्रत्येक एटम का जरा मोल बताओ। बता हाइड्रोजन का मोल क्या होगा? 1.2। अरे 0.4 into 3 करो ना, तो 1.2 मोल क्या होगा? हाइड्रोजन। 0.4 मोल क्या होगा? फास्फोरस। 1.6 मोल क्या होगा? 0.4 into 4 करोगे तो 1.6। प्रत्येक इस कंपाउंड का मोल दिया था और इसमें प्रत्येक एटम का मोल पूछा था। लग जाएगा, लगा के चेक कर लीजिएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये लगा लें। देखिए पढ़िए सवाल क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब है लगाइए नहीं, पेन मत चले, देखते जाओ। पहले बताओ, एक ड्रॉप वाटर और उसमें करा मॉलिक्यूल की संख्या बताओ। अच्छा, एक ड्रॉप वाटर का वेट दिया है क्या? यस। तो कहना है ये बताओ कि मास ऑफ 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप पानी का मास तो दिया है डायरेक्ट 0.05। अच्छा, मास आ गया तो क्या आ जाएगा? मोल। यार एक ड्रॉप पानी में पानी के मॉलिक्यूल की संख्या पूछा और संख्या तो तब आएगी जब क्या आ जाए? मोल। इसका मतलब मास आया, एक ड्रॉप पानी में इतना ग्राम पानी था, ये पानी का मास पता है तो मोल आ जाएगा 0.05/18 मोल आ गया। इसका फिर एक बूंद पानी में इतना मोल पानी का था और वो तो करा मॉलिक्यूल कितने थे? मोल इंटू n
0.05/18 into n नॉट। बस ये सॉल्व करना पड़ेगा। एक ड्रॉप पानी में पानी के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी ये पता चल जाए। बोलो भाई, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल आप लगा सकते, देख लीजिए, पढ़िएगा। बुकलेट में सीक्वेंस जो है वही सीक्वेंस है सवाल का, इसलिए परेशान न होना करे। सवाल पे हटा दे रहा है बार बार, मैं क्या करूं? देख लेना बुकलेट। हाँ 600, हाँ वो करवा सीक्वेंस से सब करवा दूंगा, वो भी आ जाएगा, वो भी करा। बोलो तो ये सवाल आ जाए, देख लीजिए, मैं बताऊँ। पढ़िए सवाल पढ़िए, बाकी मैं हिंट दूंगा। करा क्लोरोफिल और ग्रीन कलर का उसमें मैटर। अच्छा बताओ, क्लोरोफिल प्लांट में पाया जाता है एनिमल में? क्या प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है? अरे भाई, हमने तो सुना दोनों पाया जाता है। नहीं, चलिए ठीक है। तो बात ये आई कि सुनो भैया, एक कह रहा है कि क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का मैटर है और वो प्लांट में पाया जाता है। और सवाल सुनिए, अच्छा क्लोरोफिल में आप पढ़ते हैं मैग्नीशियम मेटल होता है। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन रेड कलर का मैटर होता है, हम लोगों के अंदर पाया जाता है। उसमें मेटल कौन सा होता है? अभी सवाल एक आगे लगाऊंगा, कभी कभी सवाल आएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हीमोग्लोबिन का होता है, ऐसा सवाल आता है, वो कॉन्सेप्ट बताऊं। तो पहले सुनिए, कहना है यहाँ पे बात कर रहा है क्लोरोफिल, अकरा क्लोरोफिल के अंदर करा इतना परसेंट मैग्नीशियम बाई मास, इतना परसेंट मैग्नीशियम बाई मास। देखो लिखा 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाई मास प्रेजेंट है कहाँ? क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की मैग्नीशियम में क्लोरोफिल। इसका मतलब लाइन हमें बता कि 100 ग्राम क्लोरोफिल लिया जाए तो उसमें 2.68 ग्राम क्या होगा? मैग्नीशियम। बताओ बेटा, 100 ग्राम क्लोरोफिल में इतना ग्राम मैग्नीशियम होगा, ये पता चल गया? यस, इतना परसेंट मैग्नीशियम बाई मास। तो 100 ग्राम क्लोरोफिल में इतना ग्राम मैग्नीशियम हो। बताओ 1 ग्राम क्लोरोफिल में मास कितना होगा? 2.68 बाई 100। तो बताओ बेटा, सवाल में पूछा है कि 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एटम की क्या पूछा? संख्या। धीरे 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 धैर्य रखो, सुनो। 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के कितने एटम होंगे? पहले निकालो कि 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना ग्राम मैग्नीशियम का होगा। ये 2.68 बाई का 100 इंटू का 2, इसका मतलब 2 ग्राम क्लोरोफिल में इतना ग्राम मैग्नीशियम होगा। अच्छा मास आ गया तो क्या मोल आ जाएगा? यस, तो मास अपान का क्या करना? मोलर मास। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना? 48। बोलो बोलो बोलो, कितना? 48। सॉरी, एटॉमिक मास 12 होता है और मोलर मास 24 होता है। ये मास अपान का क्या करा? मोलर मास। ये क्या आ गया? मोल। किसका मोल है? मैग्नीशियम। इतना मोल मैग्नीशियम हो। अच्छा मोल पूछा था कि एटम की संख्या। बताओ कि 2 ग्राम क्लोरोफिल में इतना मोल मैग्नीशियम का है, तो इसी में n नॉट से क्या कर दो? तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितने एटम मैग्नीशियम के होंगे? इसे साथ हो गया। बोलो भाई, लगा लेंगे? इस तरीके के सवाल लगाइएगा, आप देख लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा, ये जरा देख लो, बस आखिरी सवाल कराऊंगा, बस बाकी नेक्स्ट टर्न पे बात करूंगा। और नेक्स्ट टर्न पे भी क्या करेंगे? अभी इंपॉर्टेंट करवाएंगे, सारे नहीं करवाएंगे, एक बार आप लगा के आइएगा, जो डाउट हो वही पूछिएगा, वही बताइएगा। तो चलिए इस सवाल को जरा समझिए, क्या करें? कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide by action of 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम का मतलब समझ रहे हैं? H2O, हाँ ये स्टीम। अच्छा बेटा, ये रिएक्शन याद रख लेना, यदि नहीं है तो वही लिख लेना। आयरन का रिएक्शन जब हम स्टीम से कराते हैं तो आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ये रिएक्शन को बैलेंस कर देना। देखो यहाँ 3 आयरन है, यहाँ 1, यहाँ 3 को, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 था, यहाँ 4 लिखो लगा दिया, ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गया। यहाँ 4 मोल H2 है, यहाँ 4 पर जाना रिएक्शन का। हमने बताया था रिएक्शन की प्रॉब्लम जब भी आए, रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिएक्शन को क्या हो गया बैलेंस। सुनो बेटे, इधर 3 मोल आयरन
4 मोल स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, या ऐसे बोलो कि 4 मोल स्टीम रिएक्ट्स विद 3 मोल। अच्छा 4 मोल स्टीम का जरा मास बताओ। 72 ग्राम। अरे एक स्टीम से घबराओ नहीं, स्टीम माने वाटर वेपर। 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम, तो 4 मोल का क्या होगा 72 ग्राम। अच्छा 1 मोल आयरन का मास 56 ग्राम, तो 3 मोल का निकालो 168। इसका मतलब देखो दोनों का मोल मोल पता था, तो मोल से पहले दोनों का मास है। इसका मतलब रिएक्शन बता रहा है। कौन बता रहा है? रिएक्शन क्या बता रहा है? ये 72 ग्राम स्टीम 168 ग्राम आयरन से अभिक्रिया कर रहा है। सवाल में पूछा है कि 14.4 ग्राम स्टीम कितने ग्राम आयरन से रिएक्शन करेगा। क्या यूनिटी मेथड लगा लेंगे? 72 ग्राम 168 ग्राम, तो 1 ग्राम कितने से करेगा? 168/72। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 14.4 ग्राम स्टीम, इधर चल रहे ऐसे ऐसे सुन रहे, 168/72 इंटू 14.4 इतने ग्राम स्टीम, सॉरी इतना ग्राम स्टीम इतने ग्राम आयरन से क्या करेगा रिएक्शन। पे क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो अभी देखा है आपको देख लीजिएगा, ऐसे ही सारे सवाल बेटा आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट टर्न जो होगा वही मोल का आखिरी टर्न होगा, और उस दिन हम सारे क्वेश्चन आपको समझा देंगे। बस एक काम करिएगा, 2 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जो ना आए उसी पे फोकस करना। बाकी लगे कि नहीं हमें एक एक क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए मैंने पहले बता दिया आपको ऐप में जाके देखना पड़ेगा सारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।